हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसमें चैप्टर है आपका अर्थमेटिक का थर्ड चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद में वेरिएशन। इसके जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो रिवर्स ऑर्डर में एज यूजुअल हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाई वन। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे आपको बोला जाए कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देखो ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरिएशन में चैप्टर जो वेरिएशन है उसका मतलब होता है वेरी करना। वेरी करने का मतलब होता है चेंज होना। तो वो कोई भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आपस में किस तरह से चेंज होती है, ये वाला साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल टू के बाय। दूसरा होता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। यानी यहां पे देखो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं। इस वाले केस में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x का वैल्यू हो जाएगा ky के बराबर। सही है। x इज इक्वल टू ky के बराबर। और यहाँ पे x अपॉन y जो है, मतलब आपने क्या किया, इस y को डिनोमिनेटर में लेके गए तो x अपॉन y किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। यानी कि इनका रेशियो, दो क्वांटिटीज का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, x का वैल्यू डिक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। ऐसा होता है इसके अंदर। इसको बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है तो वो केस में क्या होगा, आपका x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा और x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो ऐसा भी होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये भी सही है। x1 अपॉन y1 यानी यहाँ पे ये रखा और x2 अपॉन y2, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। डिटेल अपन क्वेश्चन से देखेंगे। मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और एक और होता है जिसको बोला जाता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब ये है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पे जब आप इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 1/y। इस y को इधर ले जाओ तो xy जो है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अभी अपन देखो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें इनवर्स वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट है x1 y1 वो किसके बराबर हो जाएगा, x2 y2 के। ये रिलेशनशिप होती है। जैसे अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो x1 अपॉन y1 किसके बराबर होता है, x2 अपॉन y2 के। यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 के बराबर हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो x का वैल्यू इंक्रीज होता है तो y का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, और x का वैल्यू डिक्रीज होगा तो y का वैल्यू बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। तो इसको ध्यान रखो, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यही है, आपसे बोला है एक्स वेरीज इनवर्सली विथ वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई से इनवर्सली वेरी करता है। एक्स इज इनवर्सली वेरीज विथ वाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 का। क्या होगा इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू, जब इसके साइन को हम कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको k बोलते हैं, इनटू 1/y। ठीक। अब यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो xy किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट k के। सही है। और यहाँ पे हम बोलते हैं x1 y1 जो है वो किसके बराबर होता है, x2 y2 के, यानी कांस्टेंट k के बराबर होता है। प्रोडक्ट जो है वो सेम होता है। ठीक है। इसको देखो एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर 20 मैन किसी काम को 10 डेज में पूरा करते हैं तो मैंने 20 मैन की जगह 10 मैन कर दिए, यानी जब आपने आदमी कम कर दिए, 20 से 10 कर दिए, तो डेज भी ज्यादा लगेंगे। इसमें कितना डबल टाइम लग जाएगा, यानी कि 20 डेज लग जाएगा। सही है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो मैन और डेज है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 20 इंटू 10 कितना होता है, 200। और 10 इंटू 20 कितना होता है, ये भी 200 है। तो 200 और 200 दोनों बराबर है, यानी इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। ठीक। अब यहाँ पे बोला है कौन सा करेक्ट है, तो देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो x1 x2 है। आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x1। अब यहाँ पे
या x2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये रहा x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। ये आपको एक ऑप्शन दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो देखो ये क्या बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। 29 के बाद चलते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोला है, p वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट का मतलब है q की पावर 1/3 एंड p इज 4। अगर ये ऐसे दे रखा है, p जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है विद क्यूब रूट ऑफ q, तो इसको पहले देखते हैं। देखो बेटा ये क्या बनेगा, p जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू में कन्वर्ट करता है तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ q रेज टू द पावर 1/3। अब एक काम करते हैं, ये क्यूब रूट हटाने के लिए, क्यूब रूट हटाना है ना, तो हम पूरे को क्यूब कर देते हैं। ये वाला भी p क्यूब हो जाएगा, ये k क्यूब हो जाएगा और ये सिर्फ q रह जाएगा, क्योंकि q की पावर 1/3 की होल पावर 3, ये q रह जाएगा। सही है। अब आपको ये बोला है c जो है वो 4 है और q का वैल्यू कितना है 8, इसको यहाँ रखते हैं। p का वैल्यू 4, 4 क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब इंटू q का वैल्यू 8। अब देखो ये कितना है, 4 क्यूब 64 अपॉन 8, यानी k क्यूब का वैल्यू 64 अपॉन 8 से 8 आ जाएगा, तो k का वैल्यू 8 की पावर, इसको उधर लेके जाएंगे 1/3 से कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा। सही है। k का वैल्यू 2, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन में, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जहां पे आपका कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की पहले वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है अपने को। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आया बेटा 2। अब आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ q प्लस 1 व्हेन p इज इक्वल टू 6। अच्छा, आपने अभी अभी देखा था p क्यूब किसके बराबर है, k क्यूब क्यूब। आपको q का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू कितना दे रखा है 6, तो ये तो हो जाएगा 6 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू क्यूब, इसको डिवाइड करा दिया, 6 का क्यूब 216 अपॉन 8, ये क्यू का वैल्यू आएगा। तो क्यू का वैल्यू देखो कितना आया, 8 2 16 और 8 7 है, क्यू का वैल्यू 27। आपसे क्या पूछा है, क्यू प्लस 1, तो आप क्या करोगे 27 प्लस 1 कर दोगे, क्यू इज इक्वल टू 27, तो क्यू प्लस 1 हो जाएगा 27 प्लस 1 28, है ना। ठीक है, ये आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये बोला है 15 मैन, 15 आदमी 8 घंटे और दिन पर डे काम करते हैं और उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लेते हैं 25 डेज। फाइंड हाउ मेनी डेज, जब भी आपको कुछ मैन दे रखे हैं, नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं और कुछ दिन के रखे हैं, आपको टोटल इतना काम करना है। तो देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो होगा ना, मैन इंटू आर इंटू डेज से निकलता है ना। ठीक है, और आपसे बोला है हाउ मेनी डेज, कितना टाइम लेंगे। अगर 15 के हमने 12 मैन कर दिए और वो 12 मैन टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, 10 आवर्स पर डे काम करते हैं, आपको ये बताना है कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक थ्योरी काम करती है, आपको क्या करना है यहाँ पे, मैन इंटू डेज इंटू आर। MDH का मतलब होता है मैन, डेज और आर। ये मैन, डेज और ये आर्स। तो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, ये थ्योरी चलेगी। मतलब M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। तो देखो पहली बार में कितने मैन है 15, फिर 8, फिर 25। M2 कितने हैं 12 इंटू डेज आपको निकालने हैं और ये है 10 आवर्स। सही है, इसको सॉल्व करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन तीनों को तो मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करा देंगे हम 12 इंटू 10 से, ये डे 2 आ जाएगा। कितना होना है ये, कैंसिल से कर लेते हैं डायरेक्टली, 15 इंटू 8 इंटू 25 अपॉन 120, ये आ रहा है बेटा 25। 25 है ऑप्शन में, यस, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 25 डेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसका ये शॉर्टकट ध्यान रखो, इसको बोला जाता है MDH, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द इनकम टैक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ मैन ओवर 5 लाख। यानी इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर, एक्सेस
ऑफ इनकम के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। एंड जो 6 लाख की इनकम है उस पे 5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। एक्सेस इनकम कितनी है? 6 लाख पे 1 लाख, तो उस पे जो टैक्स है वो 5000 है। तो पहले इसको देखो सॉल्व करते हैं। इनकम टैक्स को आई लिखते हैं इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम का स्क्वायर। अब आपकी इनकम, इनकम का एक्सेस कितना है, ये तो रहेगा कि इनकम का एक्सेस कितना है 6 लाख पे 1 लाख है, तो इसको लिख लेते हैं 1 लाख। इस 1 लाख का स्क्वायर अगर करेंगे तो इनकम टैक्स कितना बन रहा है आपका? 5000 बन रहा है बेटा। हमें कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है, तो देखो के का वैल्यू कितना आया? 5000 अपॉन 1 लाख का स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दिया। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड हाउ मच अ मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम हुज इनकम इज 8 लाख। तो अगर किसी की इनकम 8 लाख है तो एक्सेस इनकम कितनी है? 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, तो एक्सेस जो है वो है आपका 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लाख। सही है। तो उसको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। इनकम टैक्स जो आपने लिखा था इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, के ई स्क्वायर। के कितना है यहाँ पे देखो आपके सामने है 5000 अपॉन 1 लाख का स्क्वायर इनटू एक्सेस इनकम कितनी है? 3 लाख का स्क्वायर। सही है। ये हो जाएगा आपका 5000, ये हो जाएगा 9 लाख स्क्वायर अपॉन 1 लाख स्क्वायर। 1 लाख स्क्वायर से लाख स्क्वायर गया, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा आपका 45,000। यानी 8 लाख पे उसका जो इनकम टैक्स लगेगा वो 45,000 रुपए लगेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन 26 नंबर का अपना डन है। जस्ट अ मिनट बेटा, हम लोग इसमें 29 क्वेश्चन है, ठीक है। 26, अभी हम चलते हैं 25 की तरफ। एक्स वेरीज इनवर्सली। जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो उनका प्रोडक्ट सेम होता है। मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बता दिया था x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। जब x का वैल्यू, जब पहले x का वैल्यू आपके पास 6 है तो y का वैल्यू कितना है? 14, और x का वैल्यू 7 है तो आपको y का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू y2। तो 7 2 जा और 6 2 जा, तो ये y2 का वैल्यू जो है वो बेटा 12 आ जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। 24 जो क्वेश्चन है कहाँ गया? ये रहा। मैंने इसमें, हाँ ये तो ठीक है, इसमें कोई करेक्शन देखना था, करेक्शन तो नहीं है। चलो, x वेरीज इनवर्सली एज y इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, तो ठीक है, इसको भी डन कर लेते हैं। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये रूल कब होता है? जब आपका इनवर्स वेरिएशन होता है। इसका वैल्यू आपका 3 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू आपका 6 है, x2 का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा 6 6 और कैंसिल आउट, x2 का वैल्यू हो जाएगा बेटा 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये आपका 24th क्वेश्चन है, वेरी सिंपल वन। 23 में भी सेम आपको x जो है वो इनवर्स वेरिएशन में दे रखा है, यानी x1 y1 किसके बराबर होगा? x2 y2 के। x1 का वैल्यू 3 रखा, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू आपने 6 रखा, x2 का वैल्यू निकालना है। तो ये 12 अपॉन 6, 12 अपॉन 6 कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 2। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है अभी तक जो पूछे जा रहे हैं। p वेरीज इनवर्सली, जो p है वो इनवर्सली वेरीज कर रहा है q से, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे लिखा जाता है, और आगे इसको ऐसे लिखा जाता है p इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 1 अपॉन q। तो यहाँ पे खैर यही वाला ऑप्शन है, देखो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली एज q, वेरीज इनवर्सली एज q, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें ये 21 वाला जो क्वेश्चन है ये जून 2017 में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, और जून 2019 यानी कि 2 साल बाद ये क्वेश्चन पूछा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। क्योंकि पहले मैंने आपको कई बार भी बताया है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में तो पूछे ही जाते थे। पहले जो पेपर है वो मिक्स होता था, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं
अ वेरिएबल क्वांटिटी y इज इक्वल टू सम ऑफ टू क्वांटिटीज। y जो है वो दो क्वांटिटीज के सम के बराबर है। एक हम ले लेते हैं a और एक ले लेते हैं b। ठीक, अब आपको बोला है वन ऑफ विच वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी a जो है फर्स्ट क्वांटिटी जो है डायरेक्टली वेरी करता है x से, और अदर जो इनवर्सली वेरी करता है x से, यानी b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x की। सही है, ये दो क्वांटिटीज का सम है y। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू के एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू के इंटू वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं k1 और k2। सही है, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू k1x प्लस k2 अपॉन एक्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाने वाली है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, सब्जेक्टिव में भी, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, हमें इसको सॉल्व करना ही है ना, पूरे प्रोसीजर से सॉल्व करना है, और आप भी इसको बिना देखे प्रैक्टिस करना। आगे का इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर y का वैल्यू 11 है तो x का वैल्यू 1 है। तो आपके देखते हैं y का वैल्यू 11 और x का वैल्यू 1, k1 इंटू 1 प्लस k2 अपॉन 1, तो यानी कि k1 प्लस k2 इन दोनों का सम कितना आ गया, 11 आ गया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं k2 का वैल्यू जो है 11 माइनस k1, ये भी सही है ना। हमने क्या किया, इस k1 को इधर ले गए तो माइनस हो जाएगा। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है y का वैल्यू 13 है, यहाँ पे रखते हैं 13, जब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2k1 प्लस k2 अपॉन 2। अब यहाँ पे आपका मेन जो टास्क है वो है k1 और k2 का वैल्यू निकालना है। तो आपने क्या करना है, k1 और k2 के वैल्यू के लिए k2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, या k1 का रख दो, चलो k2 पे रख देते हैं। 13 इज इक्वल टू, देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं, इस k2 को इधर ले जाएंगे, 11 माइनस k2 इज इक्वल टू k1, है ना। तो k1 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। k1 का वैल्यू रखते हैं 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 11 माइनस k2 प्लस k2 अपॉन 2, कितना कितना हो रहा है, 13 इज इक्वल टू 11 टू जा 22 माइनस 2k2 प्लस ये 1 अपॉन 2 है, इसको 0.5 k2 लिख लेते हैं। माइनस 2 में से 0.5 अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 1.5 आएगा, माइनस का 1.5 k2, ये 22 है ही, और ये कितना हो जाएगा 30, इसको इधर, तो 1.5 k2 इज इक्वल टू 22 माइनस 30, कितना हो गया ये हो जाएगा 22। 9 को 1.5 से डिवाइड कराएंगे तो k2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, और k2 का वैल्यू अगर 6 यहां रख दिया, k2 का वैल्यू 6 यहां रख दिया, तो k1 का वैल्यू 5 आ जाएगा। चल, बस आंसर आ गया अपना। अब आपको ये वैल्यूज रखनी है, y का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 3 हो। तो इस वाली इक्वेशन में हम x का वैल्यू 3 रखते हैं। देखो y इज इक्वल टू k1 इंटू 3, x का वैल्यू आपने 3 रखा, प्लस k2 का वैल्यू कितना रखना है आपको, 6 रखना है, और x का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 अपॉन 3 से 2, तो आंसर आ जाएगा 17, यानी y का वैल्यू 17 होगा। कब, जब आपका x का वैल्यू 3 हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अपना 17 आ चुका है, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। चलो 20, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बिल्कुल सही है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और स्पीड जो है वो हो जाएगी कांस्टेंट 1 अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड इनटू टाइम, वो हमेशा k के बराबर होता है, और ये k जो होता है ना, यहाँ पे होता है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस फिक्स है, जैसे मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो अगर स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है टाइम आपको कम लगेगा, और स्पीड अगर आपकी कम होगी, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम मिल रहा है या रश बहुत ज़्यादा है, तो टाइम आपका इंक्रीज होगा। यानी एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। So these two quantities are inversely proportional to each other. So this statement is true. ठीक है, ये आपका दिसंबर 18 का क्वेश्चन 20 है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P varies directly as Q. It means P is directly proportional to Q, or we can say P is equal to KQ, or we can say P1 upon Q1 is equal to P2 upon
Q2। इफ Q2 इज इक्वल टू, यानी Q का वैल्यू 2 है, चलो इसमें 2 रख देते हैं, तो P का वैल्यू 4 है, और P का वैल्यू अगर 2 है तो आपको Q का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। देखो ये 2 इधर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, Q2 का वैल्यू 4 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, 4Q2 इज इक्वल टू 4, Q2 का वैल्यू 4/4 से 1 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी पर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, ये अपनी तरफ से अपन ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं हाँ मतलब इसको प्रूव करना है आपको। तो देखो ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर बात करें, जब भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, तो x का वैल्यू आपका ky के बराबर हो जाएगा, और उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ये हमेशा सही होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो, अगर आपको किसी चीज को प्रूव करना है तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आएगा, लेकिन ठीक है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है या समझना है कि अगर ये वाली चीज़ सही है तो फिर ये वाली चीज़ कैसे आएगी, और रिवर्स अगर ये वाली चीज़ सही है तो ये वाली चीज़ कैसे आएगी, इसको अगर आपको समझना है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। कैसे, वो समझो, है ना। ये आपको दे रखा है x/y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, आपने क्या किया, इसको इधर ले गए, है ना। मतलब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करा देते हो तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, के स्क्वायर वाई स्क्वायर के, सही है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप क्या कर रहे हो, सुनना ध्यान से, आपने इसको नहीं लिया, आपने इसको लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू देखना है आपको, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू देखो कितना आएगा, यहाँ पे आपने रखा एक्स स्क्वायर की जगह आप के स्क्वायर वाई स्क्वायर रख सकते हो, बोले हाँ रख सकते हो, के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आप रखोगे के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। आपने x इज इक्वल टू के वाई है, ठीक है, आपने क्या किया, x इज इक्वल टू के वाई, या तो आपको गिवन है, आपने स्क्वायर करा दिया और एक एक्सप्रेशन इस तरह से लिया जो आपका आंसर तक पहुंचने में मदद करेगा। आपने क्या किया, इसका रेशो लिया, इसका रेशो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसका रेशो जो है, वापिस से अगर मैं इसको लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं वाई स्क्वायर, अंदर रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और यहां रह जाएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1, सही है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा जो है वो कांस्टेंट है। आप कहोगे के होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के अंदर कुछ नंबर आपने 1 ऐड किया या माइनस किया, वो भी तो एक कांस्टेंट आएगा। तो इसको आप किसी कांस्टेंट n के बराबर मान लो, किसके बराबर मान लिया, n कांस्टेंट के बराबर, यानी कि क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इक्वल टू और कांस्टेंट को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आता है उसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तभी तो इक्वल टू m लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपको वही आ गया जो आपको प्रूव करना था। तो खैर बता दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखो, अगर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये, 18 नंबर का। चलो 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पी जो है वेरीज करेगा इनवर्सली, तो अब इतना क्यों बार बार हम लिखें, यहाँ पे इसका मतलब होता है P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2। P1 का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू P2, इसका वैल्यू 2 है, 2 से 2 गया, P2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3।
तो आंसर हो जाएगा इसमें 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 ऐसे लिखा जाएगा। x1 का वैल्यू देखो कितना 5, इसका वैल्यू 5, x2 का वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू 10, 5 से 5 तो x2 का वैल्यू 10 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 16 का आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। तो x को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ए स्क्वायर। पलट के लिख दो इसको, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू एक्स। इसके को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और ये 1 अपॉन के। ये बेटा अभी भी कांस्टेंट है, आप इस कांस्टेंट को के बोलो, K1 बोलो, कुछ भी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको कांस्टेंट आपने केवल ले लिया, चलो ये K1 है, तो आप क्या लोगे, K2 ले लोगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू K2 एक्स। बोलिए K2 क्या है, 1 अपॉन K1। K2 क्या है, 1 अपॉन K1 के बराबर है। ठीक है, अब आप जब अंडर रूट लोगे, अंडर रूट कैसे लोगे, ऐसे लोगे, देखो ए इधर भी अंडर रूट लिया और उधर अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ K2, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स है। ये पूरा प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स। डायरेक्टली अगर आप देखोगे ए यहाँ पे लेंगे तो ये अंडर रूट पे आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 16 था, कौन सा, अच्छा 15 था, यस दिस इज 15। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई से, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एक्स और जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, जिसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K1 वाई जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K2 जेड एक्स और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K3 एक्स वाई। आपसे क्या पूछा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि ये जो तीनों कांस्टेंट है इन तीनों का आपको प्रोडक्ट चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, देखो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका K1 K2 K3। पहले देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी कि ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इज इक्वल टू 1। तो तीनों जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली, जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो क्या होता है बेटा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये वैल्यू आपका 3 है, ये वैल्यू आपका 8 है, इज इक्वल टू y2 का वैल्यू चाहिए और x2 का वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 24 अपॉन 2, ये आपका y2 का वैल्यू है, तो आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, आपको y2 का वैल्यू पूछा है तो वो आंसर हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी अभी मैंने देखो आपको रिजल्ट बताया था, इसको आप डायरेक्टली याद रख लो, प्रूफ दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, तो आप बोल सकते हो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो फिर दूसरी बात भी सही हो जाएगी, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, मतलब वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यहाँ पे आपको ये बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको बताना है एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई। इसका प्रूफ समझना है, तो देखो एक प्रूफ मैंने अभी आपको बताया था, है ना, आप उसको भी देख सकते हो, नहीं तो आप इसको YouTube पे देख रहे हो, तो मैं आपको चलो एक बार फटाफट से इसको बता देता हूँ। यह आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ है ना, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। पुट द एक्स स्क्वायर टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉमन आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर 1 माइनस के and here it is y square common minus k minus 1. Now this is x square upon y square is equal to minus k minus 1 upon 1 minus k. Take under root of both sides, left hand side and right hand side. This is x upon y is equal to root over minus k minus 1 1 minus k. ये मत सोचना कि this is negative, under root negative is not defined, so this is not negative, it depends the value of, it depends on the value of k constant. So this complete is constant, this is again treated as new constant. इस न्यू कांस्टेंट को आप कुछ भी अज्यूम कर लो, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको मान लो आप t, है ना, t मान लो m मान लेते हैं। तो जब ऐसा होता है ये हो जाएगा, देखो बेटा x इज इक्वल टू एम वाई, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसकी प्रूफ की दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज क्वेश्चन 12 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 says a quantity P varies directly as T and another quantity P varies directly as T. It means P is equal to K1T and Q varies inversely, yani Q K2 upon T. Okay, when T is equal to this, P plus Q is equal to 1. Okay, तो यहाँ पे P प्लस क्यू इन दोनों का सम करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अभी भी हमने ऐसा किया था, वो अगर मैं नंबर बोलूँ कुछ इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला था आपको, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, मैं यहाँ पे हिंट भी लिख देता हूँ, सिमिलर टू क्वेश्चन 21 की तरह ही है ना, थोड़ा सा क्वांटिटी चेंज है। यहाँ पे आपको P प्लस क्यू जो है ना वो 1 दे रखा है, और P का वैल्यू आप K1, अच्छा T का वैल्यू कितना रखोगे, देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, T का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखो, 2K1 प्लस K2 अपॉन 2, इसका सम कितना 1। एक तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, और P प्लस Q का सम 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा, P का वैल्यू और Q का वैल्यू का सम 8 आ जाएगा। अगर आप P का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3K1 प्लस K2 अपॉन 3। सही है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। एलिमिनेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल उसको सॉल्व करना है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको, ये इक्वेशन 1 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इक्वेशन 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, चल जाएगा ये वाला ले लेते हैं ना। देखो ऐसी ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6K1 और ये 3/2 यानी कि 1.5 K2 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 6K1 और ये हो जाएगा 2/3 K2 इज इक्वल टू 16। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 माइनस दिस कितना आएगा, ये पर उसको 3/2 भी लिखवाएंगे वापस से, है ना। 3/2 माइनस 2/3 तो 9 माइनस 4 5/6 आएगा ये, है ना। ये 5/6 आएगा, ये कैलकुलेशन आप देखना इसका। 5/6 टाइम्स ऑफ K2 इज इक्वल टू, माइनस में आएगा माइनस का 3 माइनस 16 माइनस का 13। फ्रैक्शन में आ सकता है, नो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कराया तो ये आ जाएगा आपका K2 13 6 78 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा -25.6। ठीक है, चलने देते हैं। आगे क्या बोला है आपको, ये किसका वैल्यू आया, K2 का। K2 का वैल्यू कितना आया आपका
25.6 यहाँ रख देते, तो K1 का वैल्यू में आ जाएगा 2K1 माइनस ये हो जाएगा 25.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। लेट्स सी क्या वैल्यू आता है। 25.6 अपॉन 2 12.8 प्लस 1 13.8, यह आ रहा है 6.9। आई होप आई एम करेक्ट, 6.9। अब आपको टी का वैल्यू 4 दे रखा है, तो पी प्लस क्यू कितना होगा, तो पी प्लस क्यू इसका वैल्यू निकाल देता हूँ, K1T प्लस K2 अपॉन टी। टी का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 4, तो 4 टाइम्स ऑफ K1 यानी 4 इंटू 6.9 माइनस 25.6 अपॉन 4, ये आ रहा है 27.682 माइनस ये आ रहा है 6.4। ठीक आएगा ना, ये कहाँ गड़बड़ हो गई। 2K1 ठीक है, लेट मी चेक वेरी फास्ट, दिस इज 8 ओके 3 2 जा और 3/2 ठीक है, और ये 3 ये हो जाएगा 8 2 जा 16 ठीक है, 3/2 और 3 ये हो जाएगा 2/3। तो 3/2 में से अगर इसको माइनस करेंगे 3/2 माइनस 2/3 9 माइनस 4 5/6 ठीक है। ओ सॉरी, दिस इज 15 पॉइंट माइनस का 15.6 ठीक है, एंड दिस इज 15.6, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे 15.6 अपॉन 2, वो वर्बली करी ना कैलकुलेशन, +1 अपॉन 2, ये कितना आ रहा है 4.4 आ रहा है बेटा ये, ठीक है। अब हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज रख दो, इसका वैल्यू हम रखेंगे 4.4 और इसका वैल्यू रखेंगे हम 15.6, अभी ठीक है ना। ये तो आपका 17.6 आएगा, 4.4 इंटू 4 17.6 और 15.6 अपॉन 4 आएगा 3.9, इसको माइनस करा दिया 13.7, यस 13.7, तो माइनस की मिस्टेक थी, नो प्रॉब्लम, ये इस तरह से हो जाएगा। मैंने इस पे लिख भी दिया 21 की तरह ही है, इसको आप प्रैक्टिस करो, है ना। कभी ऐसे मिस्टेक हो जाए आपसे भी तो उसको रीचेक कर लिया करो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना। बाकी आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मैन वर्किंग 10 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज 15 मैन। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी बताया था, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अभी लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं नंबर बताऊँ आपको, 27 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सिमिलर टू क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 की तरह है ये, है ना। उसमें अपन ने जो डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लिया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो निकाल लेते हैं, क्या होगा, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। 9 मैन है, डेज कितने हैं 10 डेज है, आवर्स है 10, मैन 15 है, 6 आवर्स है और डेज आपको निकालने हैं। तो डेज निकालने हैं, ये तो हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 15 इंटू 6 90, आंसर आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और बी जो है, बी देखो क्या दे रखा है आपको, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, तो आप इसको लिखोगे बी इज इक्वल टू K1 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया आपने K1 एक्स स्क्वायर, प्लस सी जो है वो आपका, सी जो है वो हो जाएगा K2 एक्स क्यूब, इसको लिख दिया आपने K2 एक्स क्यूब। ए का वैल्यू 0 है जब एक्स का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 0, K1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस K2 1 का क्यूब, यानी K1 और K2 जो है उसका सम किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, तो K1 माइनस ऑफ K2 के बराबर हो गया। सही है,
अब आपको अगला बोला है व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू -1 है तो a का वैल्यू 2 है, वापस से इसमें रखते हैं 2 इज इक्वल टू, आपने a का वैल्यू 2 रखा और इसका वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा k1 माइनस k2, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है। यहाँ पे आप वैल्यू रखो, देखो 2 इज इक्वल टू k1 माइनस k2 का वैल्यू होगा तो वो भी -k1, ये हो जाएगा ठीक, ये हो जाएगा 2k1 इज इक्वल टू 2, तो k1 का वैल्यू आ जाएगा 1, k1 का वैल्यू 1 है तो k2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। लास्ट आपसे ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ए का वैल्यू आपने क्या बोला था अभी k1 एक्स स्क्वायर प्लस k2 एक्स क्यूब। आपको क्या करना है, k1 और k2 का वैल्यू रखना है। k1 का वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू -1 रखो इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रखा है a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी। ऐसे दो क्वेश्चन अपन ने कराए, वहां पे स्क्वायर वगैरह है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली बोलोगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। अगर a प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस बी के, तो a भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा b के, और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, a1 अपॉन b1 किसके बराबर होगा, a2 अपॉन b2 के। सही है, आपको ये बोला है इसका वैल्यू 6 है तो इसका वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू अगर 3 है तो a का वैल्यू कितना होगा, सॉल्व करा लो। 3 6 जा 18 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 कितना होता है, 9 होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 की तरफ। ये जो 7 वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा, मैं एडवांस में बता देता हूँ, है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा और वो क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, है ना, तो देख रहे हैं दोनों एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ना मत। अभी हम लोग 2025 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये मत सोचना ये 2012 का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, पता नहीं अभी पूछेगा, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ चुका है। आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपने देखा था ना, लेटेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्सेस ऑफ इनकम के स्क्वायर के, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, द टोटल एक्सपेंस ऑफ बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स्ड एंड रेस्ट वेरीज एज नंबर ऑफ बोर्डर्स। टोटल एक्सपेंस, जो टोटल एक्सपेंस है कहीं पे भी रुकने का जो है बोर्डिंग हाउस में, वो किस किस के बराबर है, उसमें एक तो फिक्स्ड चार्जेस आते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस, और उसके अंदर वेरिएबल एक्सपेंस भी आएगा प्लस वेरिएबल एक्सपेंस। अब वेरिएबल एक्सपेंस वेरीज नंबर ऑफ बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग। अब इस टोटल एक्सपेंस को तो आप ऐसे ही लिख लो, है ना, टोटल। फिक्स्ड एक्सपेंस को एफ लिख लेते हैं। अब जो वेरिएबल एक्सपेंस है, जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ, नंबर ऑफ बॉर्डर्स के, यानी जितने लोग ठहरेंगे उस हिसाब से है। तो वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बॉर्डर्स के, यानी एन मान लेते हैं। अब इसको अगर अपन वी ले लें तो वेरिएबल एक्सपेंस किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू एन। के यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका फिक्स प्लस के एन। यहाँ पे एन तो है आपका नंबर ऑफ बॉर्डर्स और की कांस्टेंट है और फिक्स चार्ज है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखो आपके जो चार्जेस हैं वो कितने लगेंगे, 100 पर हेड, अगर वहां पे 25 बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना। बॉर्डर्स अगर आपके 25 हैं, यानी एन का वैल्यू अगर 25 है, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 100, 2500 रुपये लग रहा है टोटल खर्चा। इसको इसमें रखते हैं, देखो आप, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, टोटल इज इक्वल टू फिक्स प्लस के एन। टोटल आपका 2500 है, फिक्स आपका पता नहीं है, के आपका पता नहीं है, और नंबर ऑफ बॉर्डर्स आप 25 ले रहे हैं यहाँ पे, 25 है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अगर आपके नंबर ऑफ बॉर्डर्स 50 है तो आपको 80 रुपीज पर हेड देना है, यानी कि अब इस केस में टोटल जो है वो हो जाएगा, एक जने का कितना 80 रुपए दे रहे हो और 50 है, तो टोटल कितना खर्चा होगा, 4000 रुपए का।
ठीक है, तो इसी इक्वेशन में रखेंगे 4000 इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस कितने बॉर्डर्स है 50 है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा किसका, सॉरी दिस इज 50n नहीं, दिस इज k। कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, नंबर ऑफ बॉर्डर्स को हमने रख दिए। n का वैल्यू तो 25 और यहाँ पे n का वैल्यू 50 है। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे, 1 में से 2 को माइनस कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, 2500 माइनस 4000, ये हो जाएगा माइनस का 1500 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा फिक्स में से फिक्स, और 25 माइनस ये हो जाएगा माइनस 25 की, माइनस 25 की, माइनस से माइनस गया। के का वैल्यू अगर 1500 अपॉन 25 करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। के का वैल्यू कितना आएगा, 60 आएगा। अब के का वैल्यू 60 यहाँ रख दो तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप रखोगे या सेकंड में रखोगे, चलो इसको हम दूसरे उससे ले लेते हैं कलर से, और ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। टोटल आपका 2500 है, फर्स्ट वाले में रखते हैं फिक्स्ड प्लस 25 इंटू 60, कितना आ रहा है 1500, तो फिक्स चार्जेस आ जाएंगे। देखो ये 1500 आ रहा है ना, ये 1500 आ रहा है, 2500 में से 1500 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ये 1000 है फिक्स्ड। फाइनली आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉर्डर्स। आपको नंबर ऑफ बॉर्डर्स निकालने हैं। अगर आपका टोटल एक्सपेंस 7000 है तो 7000 टोटल एक्सपेंस है, फिक्स्ड आपका अभी भी रहेगा 1000 प्लस, अब आपके नंबर ऑफ बॉर्डर्स पता नहीं है लेकिन के इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। आप के का वैल्यू अगर वापस से देखेंगे 60, तो यहाँ पे आपने रख देना है 60। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 7000 माइनस 1000, 6000 को 60 से डिवाइड कराएंगे, नंबर ऑफ बॉर्डर्स आ जाएंगे 100। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको अच्छे से समझो, दोबारा से प्रैक्टिस करो। मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द एक्सपेंस ऑफ बोर्डिंग हाउस, देखो सेम चीज है, जो बोर्डिंग हाउस है उसका एक्सपेंस नंबर ऑफ बॉर्डर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे भी, है ना, पार्टली फिक्स। तो टोटल जो है वो हो जाएगा फिक्स प्लस नंबर ऑफ बॉर्डर्स पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम के से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले जो चार्ज लग रहा है 70 पर हेड 20 बॉर्डर्स, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा आपका 70 इंटू 20। फिक्स एक्सपेंस आपको पता नहीं है, प्लस नंबर ऑफ बॉर्डर्स कितने हैं 20 के, ये हो जाएगा 1400, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1400 इज इक्वल टू फिक्स प्लस 20 के, ये आपका इक्वेशन 1 है। अब आपको बोला है 60 पर हेड है, जब 40 बॉर्डर्स हैं तो 60 इंटू 40 इज इक्वल टू फिक्स प्लस 40 के, ये कितना हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू फिक्स प्लस 40 के, ये आपका इक्वेशन 2 है। अभी जो मैंने समझा है, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस का 1000 इज इक्वल टू माइनस का 20 के का वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसको इससे सॉल्व कराया 50 आ जाएगा इस बार। के का वैल्यू 50 आप किसी में भी रख दो, चलो फर्स्ट वाले में रख देते हैं 1400 इज इक्वल टू फिक्स प्लस 20 इंटू 50, ये देखो कितना आएगा 1000, 1400 माइनस 1000, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 400, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी फिक्स कॉस्ट 400 प्लस के का वैल्यू 50 है और नंबर ऑफ बॉर्डर्स है 50, सही है। ये हो जाएगा 2500 और 4 2900, टोटल कॉस्ट आपकी 2900 आ रही है, टोटल है बेटा, लेकिन आपको बोला है पर हेड। पर हेड निकालने के लिए पर हेड कॉस्ट या चार्ज वो हो जाएगा आपका 2900, और कितने बॉर्डर्स हैं यहाँ पे 50, तो देखो आप 2958 आएगा 58, तो यानी पर हेड जो कॉस्ट है वो आपकी हो जाएगी 58, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, भूल नहीं जाना है। हमने अभी 7 किया था, 7 के उस पर ही 4th कर लिया, अभी 6th है ना। 6th आपका 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ बोला है a माइनस के, दिस इज माइनस a माइनस के डायरेक्टली वेरीज एस बी, इसको हम लिखेंगे a माइनस के बराबर कॉन्स्टेंट क्या ले, m ले लेते हैं, एम बी। a का वैल्यू 750 है, माइनस के इज इक्वल टू m, और b का वैल्यू 500 है, तो 500 m हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। a का वैल्यू 1175 है, माइनस के
इज इक्वल टू 1350 m। ये इक्वेशन 2 है। 1 माइनस 2 करा दिया, हरा दो, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 715 माइनस 11 75, ये आई थिंक माइनस का 425 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 850 m। माइनस से माइनस गया, इसको डिवाइड करा देंगे, m का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। m जो है कांस्टेंट 1/2 आ गया। अब आपको यहां रख देना है इसको 1/2। तो देखो ये कितना आएगा, 750 माइनस के इज इक्वल टू 500 इंटू 1/2। ये कितना हो जाएगा आपका 250। इसको इधर, तो k का वैल्यू 750 माइनस 250, k का वैल्यू 500 आ जाएगा। बस अब आपसे जो पूछा है वो सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा है, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं वापस से, ये वाली यहाँ पे आपसे पूछा है a का वैल्यू 550 है, ठीक है। k का वैल्यू आपने कांस्टेंट 500 निकाला, m का वैल्यू आपने हाफ निकाला, तो b का वैल्यू क्या होगा, इस b का वैल्यू है ना, ये कितना आ रहा है आपका 50 इंटू 2 100 आ रहा है, तो 100 है ऑप्शन में, तो b का वैल्यू हो जाएगा 100। सही है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। प्रैक्टिस की बात है, बस प्रैक्टिस आपने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, c वेरीज डायरेक्टली एज, यानी c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस बी, तो c का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x प्लस बी। b का वैल्यू 2 रख दो, c का वैल्यू 10 रख दो, ये हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस, इस तरह से। इसको अपन ओपन भी कर लेते हैं ना, जैसे होगा 10 इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2k, ये इक्वेशन 1। और c का वैल्यू 8 है, जब b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 8 है बेटा, ये 8 है ना, ये आ गया। और c का वैल्यू अगर 10 है, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू 3 है प्लस 3 के, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहाँ से आंसर देखो कैसे आएगा, माइनस करा लो, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा माइनस का k, यानी k का वैल्यू आपका 2 आ गया। सही है। आपको b का वैल्यू अगर 3 दे रखा है, नहीं k का वैल्यू 2 आ गया है, तो x का वैल्यू पूछा है, तो रख देते हैं यहाँ पे, इधर या इधर रख देते हैं, है ना। पुट k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में रखना है 8 इज इक्वल टू 2x प्लस k का वैल्यू ये 4, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4/2, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है ऑप्शन में, x का वैल्यू 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 4th क्वेश्चन अभी कि मैंने बता ही दिया था, ये भी आपका डन हो गया। चलो 3 क्वेश्चन और बचते हैं। सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन करना तो है ही, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो, ये होगा द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो वेरीज करता है डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली एज प्रेशर, इनवर्सली एज प्रेशर, ऐसे। तो देखो ये ऐसे बनेगा, इसको हम बोलेंगे V इज इक्वल टू, यही लिखता हूँ मैं पहले, V इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा KT K1T, और वॉल्यूम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था P के, V हो जाएगा, वो हो जाएगा K2/P। सही है। द प्रेशर अगर 50 यूनिट्स है और टेम्परेचर आपका 260 है, वॉल्यूम 200 है, तो आपको देखो कांस्टेंट निकालना है अल्टीमेटली। दोनों बाय ऐड करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा K1T प्लस K2P, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको प्रेशर तो दे रखा है कितना 15, यानी K2/15, और टेम्परेचर दे रखा है 260, तो वॉल्यूम कितना आ गया 200। एक तो ये दे रखा है, इक्वेशन 1 हो जाएगी। और आपसे बोला है व्हाट विल बी द वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर इज 18 यूनिट्स एंड टेम्परेचर इज दिस। सही तो है, वॉल्यूम अगर डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली वेरीज, अच्छा, तो ये कंबाइन करके अलग अलग वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें अपन ऐसे लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, सफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू KT/P, इसकी जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है आपको 200 K, टेम्परेचर कितना है आपका 260, और प्रेशर है 15। इसको सॉल्व करेंगे तो K का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000/260।
सही है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपको वॉल्यूम पूछा है व्हेन प्रेशर, यहीं पर रखेंगे हमें ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू के का वैल्यू रख दो, एक बार पूरा फॉर्मूला लिख दो, K2 अपॉन KT अपॉन P, के का वैल्यू रखेंगे हम 3000 अपॉन 260, टेम्परेचर कितना है 195 और प्रेशर कितना है 80। देखते हैं कितना आता है ये, 3000 इंटू 195, ओके, डिवाइडेड बाय 260 डिवाइडेड बाय 18, 125 आ रहा है ये, हाँ, तो 125 यूनिट्स बिल्कुल सही है, वॉल्यूम हो जाएगा 125 यूनिट्स। हमने उसको सम नहीं करना, हमने उसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम डन मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, डायरेक्टली वेरीज करेगा स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तो एरिया को हम बोलेंगे k टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, डी जो है यहाँ पे डायमीटर है। एरिया ऑफ सर्कल आपका 38.5 है इज इक्वल टू के, डायमीटर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, तो के का वैल्यू कितना आ गया, सिर्फ वही चीज चल रही है 38.5 अपॉन 49, इसको ऐसे रहने दो। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया जो है वो क्या है, के टाइम्स ऑफ डायमीटर का स्क्वायर, के कितना है 38.5 अपॉन 49 और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बस इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, फ्रैक्शन में आएगा, ओके, तो कैलकुलेटर तो हेल्प करेगा नहीं, इसको हम 0, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35, 5 9 जा और 5 8 जा, 7 से कट हुआ है 7 11 जा और 7 1 जा और 7 4 जा, 11/14। अच्छा, और कट कर रखा है 5.5, हाँ इसमें आ जाएगा ये, देखो आप 2 से और कट करो, अगर 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 2 5.5 टाइम्स और 2 7 जा, बड़ा फटा आंसर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो यही आंसर है ना। अच्छा, ये सब्जेक्टिव में है तो आंसर इस फॉर्मेट में है, आपको जैसे भी 11/14 हो 70 तो वो चलेगा, है ना, सिंपलीफाई फॉर्म ये वाली है, सब्जेक्टिव में है हालांकि, लेकिन देखो सब्जेक्टिव में सॉल्व के बाद अगर ये दे रखा है तो अपन को उसी के हिसाब से आंसर टिक करना है, बट अपने का अपना पर्पज ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, अपना पर्पज है क्वेश्चन आना चाहिए। चलो इस सेकंड लास्ट था ना, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गिवन ए वेरीज, ए जो है वो वेरीज करेगा dx प्लस सी, इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू के dx प्लस सी। a का वैल्यू कितना 3 है, k का वैल्यू नहीं दे रखा, b का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स, और c का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा आपका kx प्लस 2k इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, a का वैल्यू जो है वो 5 है इज इक्वल टू k, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2kx प्लस 3k, लिख लो इसको भी यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2kx प्लस 3k, ये इक्वेशन 2 है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे फायदा क्या होगा, ये 2kx पूरा कट जाएगा, है ना, तो देखो क्या बनेगा, ये 2 3 जा 6, 2kx प्लस 4k, सब्ट्रैक्ट करा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस का k और ये माइनस का 1, k का वैल्यू 1 आ रहा है भाई, k का वैल्यू 1 आएगा, आपसे किसका वैल्यू पूछा है x का वैल्यू, तो k का वैल्यू 1 कहाँ रखें, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1, ये x रह जाएगा, 2 को इधर ले जाओ, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है, नन ऑफ दीज, तो आंसर है इसका x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अगर आपने को नन ऑफ दीज में लग रहा है कि भाई x का वैल्यू 1 है, तो तीनों ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएशन वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।